हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। दोस्तों स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में जैसा कि आप देख रहे हैं हम लोग बात करने वाले हैं नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में, क्योंकि इसका पुनर्निर्माण होना शुरू हो गया है और इसके पूरे इतिहास से लेके क्या इसके पॉइंट्स है, सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि ये वही नालंदा विश्वविद्यालय है जिसको देखेंगे आप 1193 में कुछ इस तरीके से इसको कर दिया गया था, जला दिया गया था। ठीक है, और अब जाके इस समय आ गया है नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार का समय आ गया। तो चलिए देखते हैं कि इसमें किस तरीके से जो इसका नया कैंपस है और किस तरीके से यहाँ पे फिर पुरानी भारत की प्राचीन संस्कृति को यहाँ पे पुनर्जीवित किया जा रहा है और एक तरीके से यहाँ पे फिर इसको विश्व के पटल पर उसी नालंदा को ला कर रखने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, तो फटाफट से हम देखेंगे इस वाले में कि नालंदा से रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकते हैं जो आपके प्री में भी आए। ठीक है, और मेंस में भी अगर कहीं क्वेश्चन बनता है इससे तो आप उसको इजीली हैंडल कर पाएँ। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए देखते हैं इसके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे मगध नालंदा विश्वविद्यालय जो महाविहार था, मगध में नालंदा महाविहार जो है शिक्षा का प्राचीनतम एवं महानतम केंद्र था। ठीक है, तो इस बारे में तो सभी जानते हैं कि नालंदा जो मगध शासन से स्टार्ट हुआ था और इसकी प्राचीन और जो इसकी शिक्षा थी वो पूरे विश्व पटल पर भी जानी जाती थी। इसकी स्थापना गुप्त वंश के सम्राट कुमार गुप्त के राज्यकाल में हुआ था। तो यहाँ पे प्री कम्स के लिए पॉइंट याद रखिएगा, किसके काल में? कुमार गुप्त के काल में। ठीक है, इसकी स्थापना। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय की। इसके बाद से आप देखेंगे गुप्त वंश में अन्य सम्राटों ने बहुत सारे भवन बनवाए और उसके बाद नालंदा के शिक्षकों और विद्यार्थियों के खर्चों के लिए बहुत सी संपत्ति लगा दी, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को डोनेट दिया। वर्तमान में बिहार राज्य के, ठीक है, वर्तमान में बिहार राज्य के पटना से लगभग 85 से 90 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में नालंदा विश्वविद्यालय के भग्नावशेष यानी जो उसके अवशेष हैं वो अभी तक यहाँ पे वहाँ पे रखे गए हैं, अभी उपस्थित है। इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में जानेंगे कि नालंदा से संबंधित कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपके एग्जाम्स में हेल्प कर सकती हैं। प्रसिद्ध चीनी यात्री देखेंगे वेन सांग ने नालंदा के बारे में विवरण से ज्ञात होता है कि यहाँ आचार्य और विद्यार्थियों की संख्या लगभग 10,000 थी, उस समय 10,000 थी। तो आप एक पॉइंट यहाँ याद रखेंगे जो एग्जाम्स में आपको पूछ सकता है प्री में खास करके कि चीनी यात्री ने किस चीनी यात्री ने नालंदा विश्वविद्यालय से के बारे में चर्चा किया है, तो वेनसांग। ठीक है, चीनी यात्री वेनसांग ने इसके बारे में चर्चा की है और उसी के द्वारा लिखे विवरण से चीज़ ज्ञात होता है। इसके बाद से अगर देखें सबसे प्राचीन इसमें देखें तो नालंदा जो है दुनिया के आवासीय विश्वविद्यालय में सबसे पहला विश्वविद्यालय था। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय में अगर देखेंगे हम दोस्तों तो नालंदा जो है आवासीय विश्वविद्यालय था। इसमें अलग अलग देखेंगे 8 अलग अलग अहाते और 10 मंदिर थे और इसमें बहुत सबसे बड़ा जो देखेंगे यहाँ पे पुस्तकालय का बहुत बड़ा विशाल एक था। ठीक है, जिसमें 3 विशाल इमारतें थी जिनके नाम अलग अलग थे। तो ये ध्यान रखिएगा क्योंकि इतनी चर्चा में रहा है, कितने सालों बाद जो है ये विश्वविद्यालय फिर से अपनी पुरानी धरोहर को वापस पा रहा है। तो इसके यहाँ के जो पुस्तकालय हैं उस पुस्तकालय का अलग अलग नाम है। पहला रत्नासागर, रत्नोनिधि और रत्नारंजक। ठीक है, ये 3 नाम जो आप ध्यान रखें क्या नाम है, तो ये वहाँ के नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय के नाम है। अगर यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया, हाल ही खबरों में रहा, चर्चा में रहा, ठीक है, ये शब्द कहाँ से रिलेटेड हैं? ठीक है, रत्नासागर, रत्नोनिधि और रत्नारंजक ये क्या है? तो आपको ऑप्शन में दे देगा कि इसके बारे में बताना है कि क्या है ये। तो ध्यान रखिएगा नालंदा पुस्तकालय का जो है ये विशाल भवन है। ठीक है, रत्नोनिधि के बारे में बात करें, ये भवन 9 मंजिला ऊँचा था, इसमें धर्म ग्रंथों का संग्रह किया गया था। ठीक है, और फिर बात आती है कि इतनी सारी सांस्कृतिक विरासत को सजोए हुए था फिर उसको नुकसान कैसे हुआ। लगभग 1193 ईस्वी में मामलुक वंश के एक मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, ठीक है, पता नहीं क्या इसको उससे दिक्कत थी, क्या चीज़ें थी कि इन्होंने बिहार पर इसने आक्रमण किया और इसको नालंदा के प्राचीन महाविहार को तहस नहस कर दिया। तो ये पॉइंट यहाँ याद रखिएगा, नालंदा के विध्वंस से रिलेटेड कौन सा नाम आएगा, तो बख्तियार खिलजी का नाम आएगा। इसी ने इसको क्या किया था, जला दिया था और तहस नहस कर दिया था। बाकी अदर पॉइंट्स देखेंगे कि इसकी स्थिति के बारे में। ठीक है, तो ये सारे भी कुछ पॉइंट्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, आप ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पे। स्थापना और स्थिति के बारे में, इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में होती है, पूर्वोत्तर भारत में, वर्तमान में नेपाल के दक्षिणी सीमा में हुई थी। ठीक है, प्राचीनतम मगध साम्राज्य में स्थित है। ठीक है, वर्तमान में भारत के बिहार राज्य में स्थित है और प्रारंभ में ये बौद्ध अध्ययन को लेकर समर्पित था। इसके विविध पाठ्यक्रम में अगर आप देखेंगे ललित कला, चिकित्सा, गणित, खगोल विज्ञान, राजनीति, युद्ध कला की शिक्षा, ये सब चीज़ों के लिए प्रसिद्ध था, फेमस था। आप देखेंगे उस ज़माने में भी इसका प्रारंभिक में अगर देखेंगे तो बौद्ध शिक्षा को लेके है और बाकी अदर चीज़ों में देखेंगे तो इतनी सारी चीज़ों को लेके ये
फेमस था। ठीक है, कितनी सारी शिक्षाओं को एक साथ वहाँ पे दी जाती थी। नालंदा विश्वविद्यालय को 5वीं शताब्दी में हूणों एवं 7वीं शताब्दी में गौड़ों के द्वारा किए गए हमलों का सामना करना पड़ा था। तो 2 चीज़ और याद रखिएगा यहाँ पे, ज़रूरी नहीं है कि अगर ऑप्शन मत कीजिए यहाँ पे दे दे आपको। यहाँ पे क्या है कि नालंदा विश्वविद्यालय 5वीं शताब्दी में हूणों ने भी आक्रमण किया था और 7वीं शताब्दी में आप देखेंगे तो गौड़ों के द्वारा भी यहाँ पे हमले किए गए थे और 1193 ईस्वी में वही देखें बख्तियार खिलजी के द्वारा इसे नष्ट कर दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मान लिया आपको ऑप्शन में दे दे, 3 ऑप्शन दे दे, ठीक है, कि नालंदा जो विश्वविद्यालय था उसको किसके द्वारा हमला किया गया था। ठीक है, हूण भी दे दे ऑप्शन में, है ना, गौड़ भी दे दे और इसके साथ बख्तियार खिलजी भी और आलाप देव, तो डायरेक्टली आपका ध्यान किस पे जाएगा, बख्तियार खिलजी पे। लेकिन ध्यान दीजिएगा हमले के जो साक्ष्य हैं वो इन दोनों पे भी पाए जा रहे हैं, यानी हूण और गौड़ के द्वारा भी यहाँ पे हमले किए गए हैं। ठीक है, अब इसके पुनर्निर्माण को लेकर क्या क्या कैसे रास्ता अभी तक यहाँ तक पहुँचे इस बारे में देख लीजिए। पुनर्निर्माण के बारे में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 2006 में यह विचार रखा था कि इसको फिर से रिनोवेट किया। सिंगापुर सरकार ने भारत सरकार की पहल और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन प्रदान करने हेतु नालंदा प्रस्ताव को प्रस्तावित किया। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल कुछ चीज़ें हैं। भारत सरकार तथा बिहार राज्य सरकार ने राजगीर पहाड़ियों में इसके लिए 450 एकड़ की भूमि की पुष्टि की है। और पूर्व एशिया में अगर देखेंगे, पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन में इसके 16 सदस्य देशों ने इसको प्रस्ताव किया है। 2010 में भारतीय संसद में नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ है। और क्या क्या पॉइंट है, 8वीं शताब्दी में अगर देखें अंतराल में तो उपरांत छात्रों को पहले बैच हेतु विश्वविद्यालय को 2014 में खोला गया था। ठीक है, तो 8 शताब्दी के अंतराल के बाद यानी 2014 में इसको खोला गया। सारे पॉइंट्स याद रखिएगा, स्टेटमेंट बन के क्वेश्चन आ सकते हैं। और कुछ मेन पॉइंट यहाँ पर अगर देखना चाहें तो उन सारे पॉइंट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। मुख्य बिंदु में और देखेंगे पॉइंट क्या, इस विश्वविद्यालय परिकल्पना भारत और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन देशों के संयुक्त सहयोग के रूप में की गई है। यह परिसर एक नेट जीरो ग्रीन परिसर है। ठीक है, अब देखिए करंट से भी इसको जोड़ते चलिए, किस किस तरह के पॉइंट्स यहाँ पाएंगे। नेट जीरो ग्रीन परिसर है और यह एक सौर संयंत्र, घरेलू पेयजल उपचार संयंत्र, अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग के लिए पुनर्चक्रण संयंत्र और 100 एकड़ क्षेत्रफल वाले जल निकाय और कई अन्य यहाँ पे अनुकूल सुविधाओं से लैस आत्मनिर्भर, यहाँ पे ये सब सारी चीज़ें अब यहाँ पे उपलब्ध कराई जाएंगी। ठीक है, लगभग 1600 वर्ष पूर्व स्थापित मूल नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व के प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया है, ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय के जो खंडहर और भग्नावशेष हैं वो संयुक्त राष्ट्र धरोहर स्थल घोषित है। अभी रिसेंटली UPSC प्री में, ठीक है, ये क्वेश्चन जब पूछा था धरोहर स्थल से तो उसमें 4 ऑप्शन दिए थे। इसमें ये पूछा था कि 2023 में किसको मिला है। ठीक है, और चारों जो दिया था वो सब थे, लेकिन कई लोग उसमें गलत कर दिए थे। तो ये ध्यान रखिएगा, विश्व धरोहर स्थल भी है। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप आंसर राइटिंग में इस चीज़ को कोट कर देंगे डायरेक्ट, तो स्टार्टिंग और इंट्रो में और कंक्लूजन में भी लिख सकते हैं। पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन के बारे में अगर देखें तो EAS की स्थापना 2005 में दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र के नेतृत्व में पहल के रूप में की गई थी। EAS जो है हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक नेतृत्वकारी मंच है जो सामरिक महत्व का राजनीतिक, सुरक्षा और आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करता है और साझेदार राष्ट्रों को एक साथ संगठित करता है। EAS की अष्टपस्ता समव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति सम्मान, ठीक है, आसियान में केंद्रीयता और प्रेरक शक्ति के स्वरूप में आसियान में भूमिका इसकी कार्य करता है। तो ये था दोस्तों कंप्लीट, अगर आप देखेंगे इसके बारे में जो जानकारी नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन, और वो नालंदा फिर से अब अपनी जगह को, ख्याति को वापस पा रहा है। इससे रिलेटेड अगर PDF और बाकी अदर चीज़ जो भी आपको चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, वहाँ पर सारी चीज़ आपको अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।